हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे एक क्लास 9 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन क्या है, इसमें हम लोग क्या क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहले उसको एक बार देख लेते हैं। इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले फोर्स, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इनर्शिया, उसके बाद डिस्कस करेंगे मोमेंटम, उसके बाद हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स जो इस चैप्टर से हमारा क्लास 9 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों देखिए, इस चैप्टर का जो न्यूमेरिकल है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए, ठीक है। जो एग्जाम्स ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा आते हैं इसके। बच्चों सबसे पहले देखिए फोर्स क्या है। क्लास 8 में हम लोगों ने पढ़ा है एनी पुश एंड पुल इज डिफाइंड एज द फोर्स। तो क्लास 8 में बस हमने इतना ही डेफिनेशन पढ़ा है, एनी पुश एंड पुल इज डिफाइंड एज द फोर्स। बट अब क्योंकि हम लोग अपर क्लास में जा रहे हैं तो यहाँ डेफिनेशन भी थोड़ा अच्छा होना चाहिए। तो देखिए अब हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं इसका। फोर्स क्या होता है, देखिए एन एक्सटर्नल इफोर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुल और पुश दैट चेंज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन और डायमेंशन ऑफ द बॉडी। हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, कोई भी एक बॉडी ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक बॉडी है, ठीक है, मान लीजिए एक बॉडी है, ठीक है। अब मान लीजिए हमने इसको बाहर से एक्स्ट्रा एक एफर्ट दे रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए ये बॉडी है, इसमें मैं इस तरह से दबाव डाल रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, फोर्स है। तो यहाँ मैंने वही लिखा है एनी एक्सटर्नल एफर्ट। तो हम बाहर से क्या दे रहे हैं, एक्सटर्नल एफर्ट, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ पुल और पुश। तो हम लोग बाहर से एक्सटर्नल एफर्ट किस तरह से दे सकते हैं, तो हम लोग दे सकते हैं या तो हम लोग इन द फॉर्म ऑफ पुश दे सकते हैं, या हम उसको खींचेंगे अपनी तरफ, पुल करेंगे। तो पुल एंड पुश, ठीक है। एक्सटर्नल एफर्ट असल में वही हो गया, देखिए यहाँ दिया हुआ है एनी एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुल और पुश। मैंने लिखा है पुल और पुश दैट चेंज, देखिए दैट चेंजेस और टेंस टू चेंज। तो ऐसा कभी जरूरी नहीं है कि हम अगर किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करें तो वो मोशन करेगा ही, ठीक है। जैसे ये बोर्ड में मैं जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ कि मैं ऐसे फोर्स डाल रहा हूँ, तो जरूरी नहीं है कि ये बोर्ड मूव करेगा। तो हमेशा फोर्स हम लोग अप्लाई करने पे एक बॉडी मोशन कर जाएगा, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है। बॉडी मूव मोशन कर भी सकती है और नहीं भी, इसलिए मैंने लिखा है मोशन चेंजेस और टेंस टू चेंज, ठीक है, द स्टेट ऑफ मोशन और डायमेंशन ऑफ द बॉडी। और कभी कभी क्या होता है, हम लोग चेंज स्टेट तो कर सकते, स्टेट ऑफ मोशन उसका चेंज करते हैं फोर्स अप्लाई करके। और क्या होता है, कभी कभी हम लोग डायमेंशंस को भी चेंज कर सकते हैं कोई बॉडी में, ठीक है। अगर कोई एक आप लोगों ने स्माइली बॉल देखा होगा, स्माइली बॉल पे हम लोग ऐसा फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, वो ऐसा छोटा हो जाता है, मतलब उसका शेप चेंज हो जाता है, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें, जैसे हम लोग चॉकलेट लाते हैं उसमें फोर्स अप्लाई करने पर टूट जाता है, ठीक है। दीज आर सिंपल एग्जाम्पल्स वेयर फोर्स कैन चेंज द डायमेंशन ऑफ द बॉडी। तो फोर्स ना ही सिर्फ डायरेक्शन ऑफ द मोशन चेंज करती है, ठीक है, और साथ में वो क्या करती है, डायमेंशंस ऑफ द बॉडी को भी चेंज करती है, ठीक है। तो हम लोगों ने फोर्स का बेसिक डेफिनेशन, हाँ, इस तरह से अब लिखना है क्योंकि हम लोग हायर क्लास में आ चुके हैं, ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि यूनिट्स ऑफ फोर्स, ठीक। तो देखिए बच्चों, फोर्स का जो यूनिट है, देखिए बच्चों फोर्स का यूनिट, फोर्स का यूनिट, ठीक है, हम लोग दो तरह से फोर्स का यूनिट ले सकते हैं, ठीक है। एक यूनिट है हमारा एब्सोल्यूट यूनिट, एक है हमारा एब्सोल्यूट यूनिट और दूसरा है ग्रेविटेशनल यूनिट। ग्रेविटेशनल यूनिट आप लोग ज़्यादातर एब्सोल्यूट यूनिट के बारे में ही जानते होंगे, ठीक है। ग्रेविटेशनल यूनिट, तो एब्सोल्यूट यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। न्यूटन, इसको हम लोग कैपिटल एन से इस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक है बच्चों। तो एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। नेक्स्ट इसका सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट भी कहीं कहीं जरूरत पड़ जाता है किसी किसी न्यूमेरिकल में, इसलिए हमें थोड़ा जानना पड़ता है। तो इसका सीजीएस यूनिट है डाइन, सॉरी, इसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं।
ठीक है बच्चों, तो आप लोगों ने एब्सोल्यूट यूनिट देखा। एब्सोल्यूट यूनिट में हम लोग एसआई यूनिट में यूज करते हैं न्यूटन, एंड सीजीएस यूनिट में करते हैं डाइन। और इस दोनों में भी एक रिलेशन है बच्चों, देखेंगे हम लोग। हाँ, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। जैसे कि हम लोग को पता है सीजीएस यूनिट जो होता है वो इसके कंपेरिजन में थोड़ा छोटा होता है, इसलिए देखिए यहाँ पे हमें मिला 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन। और ये कैसे निकलता है ये हम लोग 11th क्लास में जाके सीखेंगे। 11th क्लास में जो पहला ही चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन, वहाँ हमको पढ़ने को मिल जाता है कैसे हम लोग हाउ वी कन्वर्ट एसआई यूनिट इनटू सीजीएस यूनिट। और जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे बाय यूजिंग डायमेंशन, देन वी गेट 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों कुछ ग्रेविटेशनल यूनिट। ग्रेविटेशनल यूनिट क्या है, देखिए जैसे 1 kgf, ठीक है, मीन्स kg फोर्स और kg वेट, और इसको ऐसे भी लिखते हैं 1 kg वेट। किसी किसी न्यूमेरिकल में आपको इस फॉर्म में भी दिया रहेगा। दिस इज इक्वल टू होता है 9.8 न्यूटन। ठीक है, ये हमें थोड़ा याद रखना पड़ता है। 1 kg फोर्स इज इक्वल टू और 1 kg वेट इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। ठीक है, नेक्स्ट ऐसा भी दिया रहता है 1 ग्राम फोर्स और 1 ग्राम वेट, 1 ग्राम वेट। तो दिस इज इक्वल टू 90 डाइन। फिर बच्चों हम लोग इसको डाइन से कन्वर्ट कर लेते हैं न्यूटन में। तो बच्चों हम लोग ने अभी क्या सीखा, फोर्स का डेफिनेशन, फोर्स को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, और फोर्स का यूनिट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फोर्स का फॉर्मूला। फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चों, ये कैसे होता है फॉर्मूला, ये हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे अभी उसका न्यूमेरिकल थोड़ी देर में। ठीक है, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो मास हम जानते हैं, मास क्या है, हमारा स्केलर क्वांटिटी है। बट एक्सेलरेशन के बारे में हमने इससे पहले चैप्टर मोशन में पढ़ा है कि एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो हम लोग ऐसा दे सकते हैं। ठीक है, और इसलिए क्योंकि एक स्केलर एंड वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो दिस इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, और जो हमारा फोर्स है वो डिपेंड करता है कि हम लोग फोर्स किस डायरेक्शन पे अप्लाई करते हैं। तो इससे हमें ये पता चला कि फोर्स क्या है, हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हम लोगों ने इस डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई किया, तो ये बॉडी मूव करेगा इधर। ठीक है, तो एक गिवन डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं, तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं फोर्स का क्या होता है, गिवन डायरेक्शन होता है। सो इट इज ऑल्सो नोन एज द वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, और ये फॉर्मूला हम लोग को याद रखना है। ये फॉर्मूला से हम लोग को बहुत ही न्यूमेरिकल बनाना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल में हमें हेल्प करता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स। ठीक है, फोर्स कितने तरह का होता है। ठीक, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले आप लोग को। फोर्स जनरली 2 तरह के हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने क्लास 8 में भी पढ़ा था, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ठीक है बच्चों, तो ये हम लोग ने पढ़ चुका है पहले से ही क्लास 8 में कि फोर्स जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट फोर्स के देखते हैं कुछ एग्जांपल क्या क्या है। ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्स देखिए, कॉन्टैक्ट फोर्स वो फोर्स है जिसके लिए हमें, जब हम कोई बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो हमें उस बॉडी को छूना पड़े, प्रैक्टिकली और फिजिकली हमको उस बॉडी को छूना पड़ता है। ठीक है, अदरवाइज वो हम लोग उस बॉडी पे फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए एक चेयर है, मुझे यहाँ से उठा के उसको इधर रखना है। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसे टच करना पड़ेगा। जादू तो होगा नहीं कि मैं ऐसे छूंगा और ये बिना छुए वो चेयर इधर से इधर हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें उसको छूना पड़ेगा। तो ऐसा फोर्स जिसके लिए हमें उसको कोई बॉडी पे हम फिजिकली उसको छूना पड़ता है, तो ऐसे फोर्स को हम लोग बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। और कुछ फोर्स ऐसे भी होते हैं जिसमें छूने का जरूरत नहीं है, वो दूर से ही दूसरे बॉडी को एक ताकत से अपनी तरफ खींच लेती है। ऐसे फोर्स को हम लोग नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। जैसे ग्रेविटेशन फोर्स देखिए बच्चों। ठीक है, तो ग्रेविटेशन फोर्स इज एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, ये दूर से ही इसको बॉडी को खींच लेगा। ठीक है, तो और ये बॉडी मोशन में आ जाएगा, मीन्स मोशन है हो रहा है, मीन्स फोर्स अप्लाई हो रहा है। क्योंकि कोई भी बॉडी को मोशन करने के पीछे का रीजन जो है वो है फोर्स, अदरवाइज वो बॉडी मोशन नहीं करेगी। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स में सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं अप्लाइड फोर्स। ठीक है, अप्लाइड फोर्स जो हम लोग बॉडी को टच करके उस पर जो अप्लाई करते हैं, या मास्कुलर फोर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया एक एग्जाम्पल हमारा। ठीक
ठीक है। दूसरा अब हम लोग ऐसा पकड़ सकते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स देखो बच्चों, बिना कोई बॉडी सरफेस में टच हुए फ्रिक्शन का इफेक्ट उस पर नहीं होगा कभी, ठीक है। तो फ्रिक्शन भी क्या है, एक कांटेक्ट फोर्स है, ठीक है। तीसरा हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं नॉर्मल रिएक्शन बच्चों, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन देखिए, ये भी एक फोर्स है। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, तो जैसे मान लीजिए कि कोई एक सरफेस में ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। तो ये कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये जो ब्लॉक है मान लीजिए, ये क्या कर रहा है, इसका मास मान लेते हैं हम लोग m है, ठीक है। तो इसका एक वेट है जो नीचे की तरफ इसको खींच रहा है, विच इज इक्वल टू mg, ठीक है। और इस वेट को, इस फोर्स को बैलेंस कर रहा है एक इमेजिनरी वेट, इमेजिनरी फोर्स, ठीक है, जो इसको ऊपर की तरफ खींच रहा है, ठीक है। इसे हम लोग नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं, जिसको हम लोग कैपिटल R से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है बच्चों। तो हम लोगों ने देखा ये कुछ एग्जांपल से हमारा कांटेक्ट फोर्स का, ठीक है। अब हम लोग कुछ नॉन कांटेक्ट फोर्स के भी एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें तो सबसे पहला मैं अभी आप लोगों को बता चुका हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग इसी को डिस्कस करेंगे, ग्रेविटेशनल। हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है बच्चों, सबको पता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बचपन में हम लोगों ने प्लास्टिक के स्केल को बहुत अपने सर पे ऐसे रब करके कागज़ को ऐसे करने से कागज़ और डांसिंग, ठीक है। तो दिट इज वन काइंड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या होता है, वो दूर से ही उस कागज़ को अट्रैक्ट करता है, ठीक है, क्योंकि उस बॉडी में चार्ज डेवलप होता है, ठीक है। तो कोई भी प्लास्टिक बॉडी को जब हम लोग किसी सुर्ख सरफेस पे रब करते हैं तो उसका कुछ इलेक्ट्रॉन टूट के चला जाता है, जिसमें उसमें एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। और जैसे ही उसे हम कोई भी छोटे छोटे कागज़ के बिट्स के सामने में लाते हैं तो वो उसको क्या करता है, एक फोर्स से अपनी तरफ आकर्षित करता है, जिसके कारण वो द स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर आर डांसिंग, ठीक है। दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक। इसके बाद देखिए बच्चों, और हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स में हम लोग को पता है, एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को दूर से ही खींच लेता है। तो उसमें फोर्स अप्लाई करने के लिए उसको उसके पहले से सटने का कोई जरूरत नहीं है, दूर से ही वो अट्रैक्ट कर लेता है उसको। तो ये एक क्या हो गया, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स भी है, ठीक है। तो बच्चों ये है हम लोग का कुछ टाइप्स ऑफ फोर्स, ठीक है। इसको हम लोग इस तरह से भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। फोर्स दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक है बैलेंस फोर्स, ठीक है। क्लास 9 के बुक में हमें इस तरह से डिफरेंशिएट किया गया, फोर्स इज बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। इस तरह से भी हम लोग फोर्स को डिवाइड करते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए बैलेंस फोर्स क्या है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं जनरली अगर कोई बॉडी अगर मान लीजिए कि ऐसे रेस्ट का पोजीशन है, तो हमेशा समझिए कि उसमें जो कुछ लोग समझते हैं कि उसमें कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, बट यहाँ फोर्स अप्लाई हो रहा है, क्योंकि एवरी ऑब्जेक्ट हैज अ वेट, ठीक है। उसका मास है तो उसका वेट भी होगा श्योर। तो अगर उसका वेट है दैट मीन्स अ फोर्स इज देयर, ठीक है। दैट फोर्स इज वेट एंड एट द सेम टाइम अ फोर्स इज बैलेंस द वेट, ठीक है। दैट इज द नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। और हमें पता है एक फ्रिक्शनल फोर्स भी एक्ट हो रहा है, ठीक। तो इस तरह से बहुत सारे फोर्स उस बॉडी में हमेशा एक्ट हो रहे होते हैं। मीन्स अगर एक बॉडी रुकाव भी हुआ है तो उसमें भी बहुत सारे फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे जब कोई एक बॉडी मूव नहीं कर रहे होते तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें जो फोर्स एक्ट हो रहा है दैट फोर्स इज बैलेंस, ठीक है। अदरवाइज अगर हमने मान लीजिए इसे पुश करा, ये देखिए मोशन हो रहा है, ठीक है। अगर एक बॉडी का मोशन हो रहा है दैट मीन्स एन अनबैलेंस फोर्स इज द रीजन, ठीक है। एक अनबैलेंस फोर्स उस पर एक्ट हो रहा है जिसके कारण वो बॉडी मूव होगा, ठीक है। तो यही है हमारा बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। हाँ तो बच्चों हम लोग बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स को इस तरह से भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, देखिए मैंने लिख दिया आप लोग के लिए। हाँ, बैलेंस फोर्स क्या होता है, दैट डू नॉट कॉज एनी चेंज इन मोशन, ठीक है। बैलेंस फोर्स के कारण कोई बॉडी, अगर मान लीजिए कोई एक बॉडी पे बैलेंस फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है, देन देयर इज नो मोशन ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो वो बॉडी में मोशन नहीं होगा, ठीक। एंड दे आर इक्वल इन साइज एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। तो जो बैलेंस फोर्स होता है, ठीक है, वो हमेशा क्या होता है, इक्वल इन दोनों का अमाउंट जो होता है वो इक्वल होता है, बट डायमेंशंस जो है वो अपोजिट होते हैं, ठीक है, डायरेक्शन अपोजिट होते हैं, ठीक है। एंड अनबैलेंस फोर्स इज कॉज चेंज इन मोशन, ठीक है। अनबैलेंस देखिए ये डिफरेंस भी लिख सकते हैं हम लोग, डू नॉट कॉज एनी चेंज इन मोशन, तो इसमें हो गया कॉज चेंज इन मोशन, ठीक है। दे आर नॉट इक्वल इन साइज, ठीक है। तो इसमें देखो मान लीजिए हम लोग 2 पॉइंट बना सकते हैं इसको डिफरेंशिएट में, ठीक है। इस तरह से 2 पॉइंट बन गया हमारा, ये 2 पॉइंट हो गया, ठीक है।
कॉज चेंज इन मोशन, ठीक है, अनबैलेंस फोर्स के कारण कोई बॉडी पे, ठीक है, मैं एग्जांपल जैसे दे रहा हूँ, मान लीजिए कि एक बॉडी है ऐसा, ठीक है, इस डायरेक्शन से भी हम लोग 5 न्यूटन फोर्स डाल रहे हैं, इस डायरेक्शन से भी हम 5 न्यूटन फोर्स डाल रहे हैं, तो यहाँ क्या हो गया, दोनों फोर्स क्या हो गया, बैलेंस हो गया, लेकिन दोनों फोर्स का, हाँ, एक्शन का डायरेक्शन देखिए, ठीक है, वो जो एक्ट हो रहा है तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, दिस मीन्स ये बॉडी मूव नहीं करेगा, मीन्स यहाँ पे फोर्स क्या है, बैलेंस है, ठीक है। और वहीं हम एक बॉडी ऐसा ले रहे हैं, और मान लीजिए हम इधर से 5 न्यूटन ही फोर्स दे रहे हैं, लेकिन इधर से सिर्फ 3 न्यूटन, तो ये बॉडी इस डायरेक्शन में विथ 2 न्यूटन फोर्स ये मोशन करेगा, ठीक है, मीन्स यहाँ पे क्योंकि फोर्स जो है अनबैलेंस है तो ये बॉडी मोशन करेगा, मीन्स देयर इज अ रीजन बिहाइंड द मोशन ऑफ द बॉडी एंड दैट इज अनबैलेंस फोर्स। तो ये डिफरेंस है बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स के बीच में, कभी कभी पूछ लेते हैं 1-2 मार्क के लिए। हाँ तो बच्चों अब हम लोग डिस्कस करेंगे गैलीलियोस एक्सपेरिमेंट, ठीक है बच्चों। तो माना जाता है कि न्यूटन ने जो तीनों लॉ दिया वो टोटली बेस है इसी गैलीलियो एक्सपेरिमेंट पे, ठीक है। तो कैसे बेस है, गैलीलियो ने क्या किया, उसके बाद न्यूटन ने कैसे तीनों लॉ को इवैल्यूएट किया, ठीक है, यहाँ से कैसे उन्होंने वो तीनों लॉ लाया, उसके बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखिए गैलीलियो ने क्या किया, सबसे पहले एक इंक्लाइन प्लेन लिया, ठीक है, एक इंक्लाइन प्लेन लिया, ठीक है बच्चों, इस तरह से, ठीक। और इस इंक्लाइन प्लेन में उसने एक ऑब्जेक्ट को, ठीक है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसे रोल कर दिया, इसका मास हम पकड़ लेते हैं लेट m, ठीक है। तो अगर हम इसको यहाँ से ड्रॉप कर देंगे तो ये क्या होगा, सबको पता है ये इस तरह से रोल करके आएगा, ठीक है बच्चों। तो ये यहाँ से रोल करके आएगा, तो हमें पता है यहाँ पे इसका एट द टॉप इसका वेलोसिटी यहाँ कितना है, इसका इनिशियल वेलोसिटी हम मान लेते क्या है, 0, ठीक है। और जैसे हम लोग छोड़ेंगे तो ये क्या होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इसको नीचे की तरफ खींच रही है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स इसको इस तरह से खींच रही है, ठीक है। तो ये इसका यहाँ पे वेट एक इस तरह से आएगा, ठीक है, वेट इज इक्वल टू mg इधर से, और ये इधर इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है, विद अ फोर्स, ठीक है। तो एक फोर्स से ये बॉडी इधर नीचे की तरफ आ रही है, ठीक। जब ये बॉडी यहाँ पहुंचेगी तो इसका जो वेलोसिटी होगा एट दैट मोमेंट इज मैक्सिमम, ठीक है, यहाँ पे उसका बॉडी का वेलोसिटी क्या होगा, मैक्सिमम। तो ऐसा तो होगा नहीं कि यहाँ से बॉडी हमने रोल कर दिया, ये आया और यहाँ रुक गया, डेफिनेटली ये क्या होगा, आगे की तरफ मूव करेगी, ठीक है। तो गैलीलियो ने कहा कि अगर हम लोग सेम इंक्लिनेशन, जितना इस सरफेस का इंक्लिनेशन है, सेम उतना ही इंक्लिनेशन का अगर एक सरफेस यहाँ पे हम लोग ले लेंगे, ठीक है, उतना ही, जितना मान लीजिए यहाँ पे अगर थीटा पकड़ते हैं, यहाँ पे थीटा ही है, उतना ही इंक्लिनेशन का अगर एक हम लोग सरफेस ले लेंगे तो ये बॉडी क्या होगा, यहाँ आएगी और ये फिर यहाँ से इस तरह से जाएगी, उतना ही हाइट को रीच करेगी, ठीक है, जितना हाइट इसका यहाँ पे ग्राउंड से है, ठीक है, ये उतना ही हाइट को अचीव करने की कोशिश करेगी, ठीक है, अगर ये सरफेस फ्रिक्शनलेस है तो ग्रेविटेशन गैलीलियो ने ऐसा माना कि अगर एक फ्रिक्शनलेस सरफेस में, ठीक है, अगर हम एक इंक्लाइन प्लेन से एक कोई भी एक ऑब्जेक्ट को, ठीक है, ऐसा ड्रॉप करते हैं तो वो आएगी और पर वो यहाँ रुकेगी नहीं, वो सेम हाइट को अचीव करने की कोशिश करेगी, ठीक है। अगर अब क्या है कि अगर हम लोग इस सरफेस को, इंक्लाइन सरफेस को, अगर हम लोग धीरे धीरे इसको इस तरह से इसका इंक्लिनेशन को कमाएंगे, ठीक है, तो भी ये बॉडी उतना ही हाइट को अचीव करने की कोशिश करेगी, सेम हाइट को अचीव करने की कोशिश करेगी, ठीक है, जितना हाइट यहाँ है, जितना हाइट यहाँ था, उतना ही हाइट यहाँ, उतना ही हाइट यहाँ अचीव करने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो देखिए बच्चों एक चीज़ हम लोग दिख रहा है कि अगर सेम इंक्लिनेशन था तो ये इसको यहाँ पे कम डिस्टेंस जाना पड़ रहा था, लेकिन अगर ये क्या है, अगर हम लोगों ने इसका इंक्लिनेशन कमा दिया तो इसको ज़्यादा डिस्टेंस जाना पड़ रहा है। इस तरह से हम लोग अगर कॉन्टीन्यूसली इसका इंक्लिनेशन को ऐसे कमाते जाएंगे, मीन्स वो बॉडी को देखिए ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है, ठीक है। तो जब रोल होके आ रहा है तो रुक नहीं रही है, वो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने का टू अचीव द सेम हाइट, ठीक है। तो गैलीलियो ने अपने एक्सपेरिमेंट में ये कहा। और इसी तरह से अगर मान लीजिए कि हम लोग उसका इंक्लिनेशन कमाते कमाते इस तरह लाएँ कि उसका जो एंगल है वो 0 हो जाए, ठीक है, थीटा बिकम 0, इंक्लिनेशन बिकम 0, तो ये क्या होगा, तो ये बॉडी यहाँ क्या करेगी, रोल करेगी। रोल कब तक करेगी, रोल ऐसा करते ही जाएगी इस तरह से, ठीक है, ये बॉडी इस तरह से रोल करते ही जाएगी। और कब तक करेगी ये, जब तक ये सेम हाइट अचीव न कर ले। और इस हाइट पे अगर वो बॉडी रोल करेगी तो वो हमें पता है
कि ये कभी भी इतना हाइट को रीच नहीं कर सकती। दैट मीन्स ये बॉडी अगर मोशन में है तो ये मोशन में ही रहेगी, ठीक है, अनलेस अ फोर्स इज कंपेलेंट, जब तक इसमें कोई फोर्स अप्लाई ना हो इसके रोकने के लिए। लेकिन हमें पता है प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमको पता है कि एक जैसे ये सरफेस में जब रोल करेंगे तो कोई भी सरफेस ऐसा फ्रिक्शनलेस तो होता नहीं है, ठीक है, नो सरफेस इज फ्रिक्शनलेस, मतलब फ्रिक्शन हर सरफेस में होता है, तो फ्रिक्शन के कारण ये रुक जाती है, ठीक है, प्रैक्टिकली रुक जाती है। लेकिन गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट के हिसाब से वो उतना ही हाइट अचीव करने की कोशिश करेगी, और इस कंडीशन पे वो कभी भी वो हाइट अचीव नहीं कर सकती, ठीक है, मतलब बॉडी अगर यहाँ पे मोशन पे है तो वो कंटिन्यू मोशन में ही रहेगी, ठीक है। तो ये गैलीलियो ने एक एक्सपेरिमेंट करके हमें ये स्टेटमेंट दिया था, ठीक है, और वो भी कंडीशन अप्लाई है अगर ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली में हम लोग को पता है कोई भी सरफेस फ्रिक्शनलेस नहीं होती, मतलब ये कहीं ना कहीं रुक जाएगी प्रैक्टिकली, ठीक है। बट इस एक्सपेरिमेंट को ही स्टडी करके न्यूटन ने हमें, ठीक है, गैलीलियो के इस एक्सपेरिमेंट को ही उन्होंने अच्छे से स्टडी किया और यहाँ से उन्होंने इवेल्युएट करके हमें 3 लॉ दिया, ठीक है। दिस 3 लॉज आर नोन एज द 3 लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा मैकेनिक्स में, ठीक है बच्चों। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है, गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट से ही न्यूटन ने 3 लॉज ऑफ मोशन दिया, जो हमारे लिए इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए इस चैप्टर का नाम भी रखा गया है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, मीन्स हमें लॉज ऑफ मोशन जानना बहुत ही जरूरी है। फिजिक्स का सबसे बेसिक चीज़ है। आपको कोई भी इंटरव्यू, कोई भी एग्जाम में अगर फिजिक्स का पहला क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमेशा कोई भी आपको पैनलिस्ट पूछ सकता है, डिफाइन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो ये आपको हमेशा जुबानी याद रखना है, ठीक है, बहुत ईजी चीज़ है और इसको आपको जुबानी याद रखना है। फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है। तो मैं इसको आप लोग को बताऊंगा, पूरा डिटेल में आप लोग से डिस्कस करूंगा, ठीक है। फर्स्ट ईयर में भी है और एंट्रेंस में भी इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, IIT JEE एग्जाम में, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले स्टेटमेंट क्या है हमारा न्यूटन्स लॉ का। तो देखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन मैंने यहाँ लिख दिया आपको तीनों लॉज, ठीक है। तो सिंपल लैंग्वेज में ऐसा ही होगा, ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, ठीक है। तो इनर्शिया क्या है इसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे इनर्शिया क्या होता है। फर्स्ट जो हमारा लॉ है, लॉ ऑफ इनर्शिया, वो बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी एक बात बता रहा है हमें, ठीक है। वो क्या बता रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, अगर वो मोशन कर रहा है तो वो कंटिन्यू मोशन में रहेगा जब तक उस पर एक फोर्स अप्लाई ना कर दें। जैसे, ठीक है बच्चों, एक सिंपल सा एग्जांपल डिस्कस करते हैं हम लोग। मान लीजिए पेन ऐसे पड़ा हुआ है कोई एक सरफेस पे, तो ये घंटों तक ऐसे ही पड़ा रहेगा। इसे मुझे यहाँ से अगर इसको कोई दूसरे जगह में रखना है तो मुझे एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। मीन्स ए बॉडी इज इन रेस्ट अनलेस ए फोर्स इज कंपेल्ड। जब तक मैं इसको फोर्स अप्लाई ना करूंगा ये बॉडी क्या होगा, यहीं का यहीं धरा का धरा रह जाएगा। सेम बात है अगर एक बॉडी चल रहा है, जैसे मान लीजिए कि कोई साइकिल चल रहा है बच्चों, तो उसको रोकने के लिए अगर मान लीजिए कोई फ्रिक्शनलेस सरफेस पे कोई बॉडी मूव करी है, ठीक है, तो उसको रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज ब्रेक, ठीक है। मीन्स हम ब्रेक अप्लाई करके, फोर्स अप्लाई करके उस बॉडी को रोक सकते हैं। अनलेस वो बॉडी अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी, ठीक है। तो सेम यहाँ पे देखिए आपको लिखा हुआ है, मैंने फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट ये लिखा है, एवरी बॉडी कॉन्टिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। मतलब वो अपना अगर रेस्ट का पोजीशन है तो उसको कंटिन्यू वही बना के रखना चाहता है, रेस्ट का ही बना के रखना चाहता है, ठीक है। और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, अगर यूनिफॉर्मली वो बॉडी मोशन कर रही है तो वो अपना स्टेट वही यूनिफॉर्म मोशन का ही बना के रखना चाहती है, ठीक है। इन स्ट्रेट लाइन अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स, देखिए जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो, ठीक है बच्चों। तो यहाँ देखिए एक्सटर्नल फोर्स का बात किया गया, मींस एक्सटर्नल एफोर्ट, जो मैंने आपको फोर्स का डेफिनेशन में भी बताया, ठीक है। फोर्स इज ए एक्सटर्नल एफोर्ट, तो उसी तरह से एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज दैट स्टेट, ठीक है। उस स्टेट को उसको चेंज करने के लिए, मतलब रेस्ट से मोशन में लाने के लिए और मोशन से रेस्ट में लाने के लिए हमें एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। और इस चीज़ को जो हम लोग बोलते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट अपना रेस्ट को हमेशा होल्ड करना चाहता है, ठीक है, अपना पोजीशन को हमेशा होल्ड करना चाहता है। मींस मोशन में तो मोशन में रहना चाहता है, रेस्ट में तो रेस्ट। तो ये जो प्रॉपर्टी है, जो इनबिल्ट प्रॉपर्टी है, इसको हम लोग बोलते हैं इनर्शिया, ठीक है। तो इनर्शिया के बारे में हम लोग देखेंगे। इनर्शिया 3 तरह का होता है, वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अब इसके बाद देख लेते हैं इसका स्टेटमेंट सेकंड लॉ का, ठीक है। तो न्यूटन सेकंड लॉ और लॉज ऑफ मोमेंटम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ मोमेंटम। देखिए एक नया टर्म यहाँ फिर आ गया, मैं
यहाँ एक टर्म आया था इनर्शिया, यहाँ पे एक टर्म और आ गया मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या है इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे न्यूमेरिकल भी हम लोग को आता है, ठीक है, एग्जाम में हम लोग न्यूमेरिकल भी देखेंगे इससे रिलेटेड। देखिए क्या कहा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। मीन्स मोमेंटम को देखिए बच्चों, याद रखिएगा, इसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। मोमेंटम इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर पी, ठीक है। तो जो एकदम सिंपल लैंग्वेज में याद रखिएगा, जो मोमेंटम चेंज होगा, ठीक है, कोई बॉडी का मोमेंटम चेंज होगा, ठीक है, तो वो जो चेंज है वो डिपेंड करता है सीधा अप्लाइड फोर्स पे, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है, टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। और जो मोमेंटम चेंज होता है वो भी चेंज होता है किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। हम लोग फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं उसी डायरेक्शन में हमारा मोमेंटम भी चेंज होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए बच्चों, थर्ड हमारा है न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ हमारा क्या कहता है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट एक्शन। तो ये बहुत ईजी बात है, ठीक है। हम लोग कुछ भी एक्शन करते हैं तो ठीक उसके इक्वल में एक ऑपोजिट रिएक्शन मिलता है। जैसे बच्चों मान लीजिए हम चल रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग चलने वक्त क्या करते हैं, अर्थ पे एक फोर्स डालते हैं, ठीक है, और उसी फोर्स में वो हमें क्या करता है, इन द रिएक्शन हमें अर्थ भी एक फोर्स डालता है जिसके कारण हम आगे बढ़ पाते हैं। ये एकदम एकदम इजी एग्जांपल ऑफ, ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक है। हम लोग अगर चल भी रहे हैं तो वो क्या है, न्यूटन थर्ड लॉ का कार्य नहीं चल रहा है, अदरवाइज हम लोग चल नहीं पाते। अगर मान लीजिए कि मैं, ठीक है, कोई गिवन डायरेक्शन में अगर फोर्स अप्लाई ना करूँ अर्थ पे तो हम चल भी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये है हमारा न्यूटन थर्ड लॉ। तो अब हम लोग इस तीनों लॉ को बारी बारी डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में मैं आप लोग को समझाऊंगा, ठीक है। इनर्शिया क्या है, मोमेंटम क्या है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप।